सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम एक टॉपिक को थोड़ा लेंथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि है रिजर्वेशन, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है, न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, स्पेशली आफ्टर दैट जो हमारी यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी। ठीक है, यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, और काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी, वी विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद योर एग्जामिनेशन, और स्पेशली फॉर रिलेटेड विद जस्टिस रोहिणी कमीशन। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस टॉपिक कि क्या है बेसिकली, और थोड़ा सा इधर उधर का जो साइड की चीजें हैं रिलेटेड विद दिस पॉलिसी वो भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या इशू आ रहा है इसमें वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे, और अलग अलग जजमेंट्स क्या रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो भी समझेंगे। तो क्या है, एक होलिस्टिक टाइप का डिस्कशन रहेगा ज्यादा इस टॉपिक पर। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी पड़ेगी इसमें कि जो हमारा ये जो रिजर्वेशन का या जो भी रिलेटेड विद दिस यूजीसी गाइडलाइंस, तो ये जो न्यूज में काफी चल रहा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें पहले बेसिक्स को समझने की जरूरत है कि रिजर्वेशन पॉलिसी है क्या है। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ था तो उसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे। ठीक है, कुछ प्रोविजंस थे किसके लिए, रिजर्विंग सीट्स। ठीक है, सीट्स को रिजर्व करने के लिए इन टू एस्पेक्ट्स, टू सेक्टर्स, किसमें, एजुकेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में किस किसके लिए रिजर्व करनी थी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। किसके लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिजर्व करनी थी, जिनको हमने एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया था, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, ठीक है, ये दो कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बनाई थी लिस्ट, और उसके अंदर कुछ कास्ट जो कि हमें मार्जिनलाइज लगती थी उनको इसमें रखा गया, जिसके थ्रू एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा थ्रू दिस पॉलिसी। ठीक है, सो दैट उनका अपलिफ्टमेंट हो सके एंड दे कैन एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। दिस वाज द अल्टीमेट मोटिव, क्योंकि ये अज्यूम किया गया था या इस तरीके की फाइंडिंग्स थी कि चलिए ये लोग कुछ जो लोग पिछड़ गए हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। तो उस पर्पज से इसको लाया गया था। इनिशियली इट वाज ब्रॉट फॉर ओनली 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स के लिए लाया गया था कि 10 साल के अंदर थ्रू दिस रिजर्वेशन, थ्रू दीज रिजर्व सीट्स, हर कम्युनिटी या हर कास्ट के जो एससी और एसटी में हमने रखी हुई हैं उनके लोग ऑटोमेटिकली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। उसके बाद स्मूथली चीजें आगे चल सकती हैं। दिस वाज द अल्टीमेट मोटिव ऑफ दिस पॉलिसी, बट एज टाइम पासिस 10-10 साल का जो हमारा अ, ये जो पॉलिसी थी इसको कंटिन्यू किया गया, बार बार अमेंडमेंट्स के थ्रू इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो ये कितनी बार एक्सटेंड हो चुका है, और आप देख लीजिए लगभग 6-7 बार एक्सटेंड हो चुका है, 7 बार लगभग 70 सालों में, 10 साल के लिए आया उसके बाद। ठीक है, तो रिसेंटली ये 2020 में अमेंड हुआ था। ठीक है, 2020 का जो अमेंडमेंट था उसके थ्रू से और 10 साल तक यानी कि 2030 तक इसको एक्सटेंड किया गया। ठीक है, अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 एंड 16, ठीक है, ये दो आर्टिकल्स हैं, ये बेसिकली एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इनको क्या करते हैं, केटर करते हैं। ठीक है, 15(4), 15(5), 16(4), 16(4)A, 16(4)B, और जो बाद में जो रिसेंटली जो 2019 में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आ गया था, तो उसको भी इन्हीं आर्टिकल्स में दोनों में एक सब क्लॉज डाल के ऐड किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि देखिए जो हमारी कैटेगरीज थी, जो कैटेगरीज हैं इस समय पर, उनका लगभग लगभग परसेंटेज जो रिजर्वेशन में दिया गया वो कितना था। एससी के लिए सिक्योर किया गया 15% ऑफ द सीट्स। ठीक है, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए जो कि बाद में आया, पहले नहीं था इनिशियली, ये 1989 समथिंग में, 1989 और 1990, ठीक है, बाद में लाया गया कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैटेगरीज। ओबीसी मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, कास्ट नहीं है, ये क्लासेस है, याद रखना।
और 2019 में आया था ईडब्ल्यूएस का 10% का। अब याद रखना ईडब्ल्यूएस का इसके अंदर कोई कास्ट नहीं है, इसके अंदर कोई कास्ट नहीं है। ये किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ ऑल द कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पर आपने लिस्ट बाकायदा कास्ट की लिस्ट है, याद रखना यहाँ पर कास्ट है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में कास्ट नहीं है। कोई भी कास्ट को बिलोंग करने वाला कोई भी पर्सन जो इस ईडब्ल्यूएस कोटा को अवेल करना चाहता है, वो अपना इनकम सर्टिफिकेट और जो अपनी फैमिली इनकम है उसको लगा के, फैमिली इनकम काउंट होती है इसमें, इंडिविजुअल इनकम नहीं, फैमिली इनकम। ठीक है, फैमिली इनकम को लगा के और वो इसका फायदा उठा सकता है। एनी कास्ट एनी कैटेगरीज, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर। राइट, तो ये जो थोड़ा सा इस तरीके का रिजर्वेशन और ये सब कुल मिला के लगभग 59.5 समथिंग हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। ठीक है, अब आएगा हमारा, हाँ, रोहिणी आयोग। अब देखो, रोहिणी कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं कि क्यों। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, उसको समझेंगे क्या है। अब देखो, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, तब आपको रोहिणी कमीशन समझ में आएगा, तब आपको डेटा समझ में आएगा और तब आपको एनालिसिस समझ में आएगा, एंड देन यू कैन राइट एनी आंसर। ठीक है, कभी भी किसी भी एस्से में लिखना हो, कहीं भी लिखना हो या आंसर को सोशल जस्टिस में लिखना हो, आप लिख सकते हैं। समझो पहले इस बात को। सपोज मैं बात करता हूँ 100, ठीक है, सपोज 100 सीट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने 15 सीट्स एससी को दी, ठीक है, हमने 7.5 दी एसटी को, ठीक है, 27 दी हमने ओबीसी में, ठीक है, 10% तो ईडब्ल्यूएस का अलग है, उसमें कास्ट आती नहीं है वैसे भी, तो अभी इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इस तरीके से हमने दी, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वो रखा हमने अनरिजर्व्ड, मतलब ओपन फॉर ऑल। ठीक है, ये है अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब कैटेगरी नहीं है, ये बेसिकली ओपन है। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड की। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, देखो सबसे ज्यादा जो इशू आता है या सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इसी तरीके से आती है कि आपने 15% ऐसी, अब ये क्या ना, ये ऐसी कास्ट नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी कास्ट है। सिमिलरली एसटी कोई कास्ट नहीं है, इसके अंदर इंडिविजुअल बहुत सारी कास्ट है। ठीक है, बहुत सारी कास्ट है। ठीक है, सिमिलरली ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अंदर मल्टीपल कास्ट। ठीक है, अभी हम इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि देखो, इसको हटा देते हैं। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी, क्योंकि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी के लिए आया था और रोहिणी कमीशन भी इसी के लिए बनाई गई थी। उसको समझने के लिए हम ओबीसी में समझ, अब देखो आप मेरी बात समझो कि ओबीसी के अंदर लगभग 2600 प्लस इतनी कास्ट कैटेगरीज हैं। ठीक है, इतनी कास्ट कम्युनिटीज हैं जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती है। राइट, तो अगर हमने 27 सीट्स दे रखी हैं, अब मुझे एक बात खुद सोच के बताओ, 2600 से ज्यादा कास्ट है, क्या ये 27 सीट्स को भर सकती हैं? सारी कास्ट को एक एक सीट मिल सकती है? पॉसिबल है? कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2600 में से मैं कह रहा हूँ हर कास्ट कैटेगरी का एक एक इंसान भी आएगा तो भी कितनी कास्ट रिप्रेजेंटेड होंगी? केवल 27 ही है, तो इसके अंदर वही रिप्रेजेंट, बाकी मैक्सिमम यूआर में हो सकती हैं। अगर वो स्कोर ज्यादा आएगा तो यूआर में हो जाएगा, लेकिन पर्टिकुलरली इस ओबीसी के जो कोटा है इसमें 27 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये जो ओबीसी का कॉन्सेप्ट है ना, यही बड़ा समझने वाला है, क्योंकि ये एससी में भी लागू होगा, ये एससी में भी है, सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि अब हर कोई ये बोल रहा है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जॉब्स में नहीं है, इसमें नहीं होगी, मेन जॉब्स के लिए सबसे ज्यादा होता है,
पॉलिटिक्स और इस सब में भी जो सीट्स हैं उसमें भी, ठीक है। तो जॉब्स और एजुकेशन के लिए क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं। अब मुझे आप एक बात खुद सोच के बताओ, 2600 प्लस कास्ट हैं, 27 सीट्स हैं, इज इट पॉसिबल टू गेट एवरी कास्ट रिप्रेजेंटेशन इन दोज पर्टिकुलर सीट्स? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। चलो अब आपने कहा कि हाँ ठीक है सही बात है, लेकिन कोई मतलब एक जॉब थोड़ी है, मल्टीपल जॉब्स हैं, तो वहां पे हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, वहां पे हो सकता है कि आप कुछ को इसको दो, कुछ को इसको दो, कुछ को इसको दो, बट आप खुद प्रैक्टिकली सोच के देखो कि 27 कास्ट कैटेगरीज अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गई, सपोज ये एसडीएम का, ये पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, तो आप उस कास्ट कैटेगरी को अलग कर दोगे बाकी की बची हुई कास्ट को। अब सपोज कोई यूपीएससी देने जा रहा है, अगर वो पहले ही यूपीपीसी दे चुका है, तो आप उसको वहां से हटा दोगे, उस पूरी पूरी कास्ट कैटेगरी को हटा दोगे और बची हुई कास्ट जाके उस कोटा को अवेल करेंगी दूसरे एग्जाम में, फिर वहां जो सिलेक्ट होंगे फिर उनको अलग कर दोगे, फिर बाकी दूसरे एग्जाम में, तभी तो ये फुलफिल हो पाएगा, है ना, तभी तो फुलफिल हो पाएगा। बट होता क्या है रियलिटी में, ये 27 सीट्स पे जो सपोज ये यूपीपीसीएस की सीट्स हैं, इसके ऊपर सब लोगों ने फाइट किया, जो 27 लोग इसमें सेलेक्ट होंगे, सिमिलरली हो सकता है वही लोग बहुत सारे यूपीएससी को भी दें, तो फिर वहां उस एग्जाम को देने जाएंगे, तो वही लोग फिर वहां पे पहुंचेंगे, तो फिर वहां वहां पर भी वो सेम लोग compete कर रहे हैं, सपोज वो इसमें भी सेलेक्ट हो गए उसमें भी सेलेक्ट हो गए, दोनों जगह पे उनका रिप्रेजेंटेशन मोर देन हो गया ना, जो बाकी के कंपैरिजन में प्रोपोर्शन में जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, फिर वो एक कोई जॉब को छोड़ देंगे, ठीक है, वो एक जगह जाएंगे एक जगह नहीं जाएंगे, लेकिन जो स्पेस बनता, अगर वो एक जगह पे नहीं होते, वो दूसरी जगह पे मतलब जो स्पेस बनता वो किसी और को मिलता, पर वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये प्रैक्टिकलिटी है इस चीज की, और ये प्रॉब्लम जो है सॉल्वेबल है ही नहीं। इसको समझने के लिए और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए रोहिणी कमीशन बनाया गया। अब रोहिणी कमीशन क्या कहता है इसको भी समझते हैं, ठीक है, एक सेकंड, देखो, ठीक है, अब इसको समझते हैं। सपोज ओबीसी के अंदर बहुत सारी 2600 प्लस है, याद रखना, ठीक है, सपोज कास्ट वन, कास्ट टू, ठीक है, इस तरीके से दो कास्ट है, ठीक है। अब ये कास्ट है, ये कोई एक इंसान तो नहीं है, ये एक पूरी कास्ट कैटेगरी है, इसके अंदर मल्टीपल पीपल विल बी देयर, ठीक है। सपोज ये कास्ट क्या है, एक डोमिनेंट कास्ट है। डोमिनेंट कास्ट का मतलब इसके पास लैंड है, या इसके पास मनी है, या इसके पास पॉलिटिकल पावर है। ये तीन चीज डिफाइन करती है किसी भी डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट का एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी में, किसने दिया था वो, एम एन श्रीनिवास ने। एम एन श्रीनिवास का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको कॉन्सेप्ट में एम एन श्रीनिवास ने फील्ड स्टडी की थी, और फील्ड स्टडी करने के बाद में उन्होंने इस कंक्लूड किया था कि इट इज नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर कास्ट हु डोमिनेट्स। समझो, उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण्स या कोई और अपर कास्ट वो ही हर जगह डोमिनेट करती है, ऐसा नहीं है। इन्होंने विलेज स्टडीज की थी, और विलेज स्टडीज में इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि हर विलेज में हर जगह पर एक डोमिनेंट कास्ट होती है, एंड दे आर नॉट नेसेसरीली ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, जरूरी नहीं है, और मैक्सिमम में नहीं थे इनकी फील्ड स्टडीज में। डोमिनेंट कास्ट होती है जो क्या करती है, सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, ठीक है, और बाकी बाकी जो अदर कास्ट होती हैं वो सपोर्टिंग कास्ट होती हैं, बस उनका बहुत ज्यादा से नहीं होता, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डोमिनेंट कास्ट की होती है, रिसोर्सेज पे कंट्रोल भी डोमिनेंट कास्ट का होता है, पर्टिकुलरली एक विलेज में, क्योंकि विलेज स्टडीज इन्होंने की थी, तो वहां से ही डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज एक डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है, डोमिनेंट कास्ट मतलब ये कास्ट वन ओबीसी कैटेगरी में आती है, सिमिलरली कास्ट टू ये है, ठीक है, ये किसी और रीजन में भी ये भी एक डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है। तो इनके पास भी क्या है, यही सारी चीजें, लैंड मनी पावर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव था कि
मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज उनको अपलिफ्ट करने का, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फेल होता है। क्यों? क्योंकि कुछ कास्ट कैटेगरीज ऐसी हैं, पर्टिकुलरली ओबीसी के अंदर, जो वेल ऑफ हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा है, जो लैंड मनी पावर का कंट्रोल, जिनके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल भी है, और इस तरीके की कास्ट जो हो सकता है इनिशियली ना हो बट आज की डेट में है, वो क्या कर रही है, बेसिकली मैक्सिमम फायदा उठा रही है अपने पर्टिकुलर कैटेगरी के कोटा का। ठीक है, ये है। अब ये जो इशू है, इसी को हम जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से समझते हैं कि उनकी फाइंडिंग्स क्या है, और फिर मैं एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा आपको इसमें। ठीक है, अब रोहिणी कमीशन की जो फाइंडिंग्स है उसको देखते हैं कि ये क्या कहती है। सबसे पहली चीज, 1.3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, कितनी है? केवल 1,30,000। आप सोच रहे हो, 1,30,000 है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, और एडमिशंस आईआईटी आईआईएम एक्सेट्रा सब इतनी ही है, 1.5 लाख 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं होती। और पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 140 करोड़। ठीक है, लगभग 140 करोड़। ठीक है, तो सबको चाहिए कुछ ना कुछ, और सबको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सबको आ, आ, उस चीज का फायदा उठाना है, रिजर्वेशन का। ठीक है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। समझते हैं। देखो फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं। 97% of OBC reservation benefits went to just 25% of OBC subcastes। मैंने बोला कि 2600 प्लस है लगभग, तो 2600 प्लस हैं, जिसका केवल केवल इनमें से केवल 25% जो है, उन्होंने ऑलमोस्ट सारा का सारा बेनिफिट ले रखा, 97%। ठीक है, 1/4, मतलब केवल 1/4 के पास, 2600 का 1/4, 1300, 1300, 1300 कितना हुआ? लगभग 550। 550 हुआ, 650, 6 और 6 12, 650। 2600 में से केवल 650 ऐसी जो कास्ट कैटेगरीज ओबीसी के अंदर है, जिनके पास में पूरा रिजर्वेशन का बेनिफिट है। मतलब लगभग लगभग 2000 कास्ट, बाकी कितने? 3% में। अभी तो और वियर्ड डेटा सुनो। 24.95% of the benefits were cornered by only 10 OBC communities। ये जो 650 मैंने बताया, 650 ने 97% जो बेनिफिट्स हैं वो अवेल कर रहे हैं। अब इस 650 में से भी केवल और केवल 10, जस्ट 10 कास्ट, और इनके पास कितने बेनिफिट्स हैं? लगभग 25%। मतलब जितनी जॉब्स निकल रही हैं, जितनी एजुकेशन में सीट्स निकल रही हैं, उनकी जो कोटा की सीट्स है उसका 1/4, कोटा की सीट्स का 1/4 केवल और केवल 10 कास्ट के पास है। ठीक है, अब और वियर्ड देखो, 983 ओबीसी कम्युनिटीज, जो कि 983 लगभग 37% बनाता है। ठीक है, 2600 में से 983, जीरो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन। ये स्थिति है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की, जो रिजर्वेशन की, जो ओबीसी में है। ठीक है, कि लगभग 2600 में से 983, हजार ही मान लो लगभग, इनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है। 983 जीरो रिप्रेजेंटेशन इन जॉब्स एज वेल एज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 994 कास्ट टुगेदर गॉट ओनली 2.68%। लगभग 994 कास्ट को केवल वही, जैसे 3% था ना, इसी लगभग 2% के करीब बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस है कि 10 कास्ट, केवल 10 कास्ट के पास 25% ऑफ द सीट्स है। ठीक है, केवल 10। अभी तो बाकी में तो बात ही नहीं कर रहा, केवल ओबीसी सेक्शन, जो हमारा जो ओबीसी का पैरेलल है, जो ओबीसी का हमारा जो रिजर्व सीट्स का जो कोटा है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम रेप्लिकेट करेंगे एससी और एसटी में, यही कंडीशन है वहां की। ठीक है, तो लगभग 983 के पास में जीरो रिप्रेजेंटेशन है, ना वो एजुकेशन में कहीं दिखेंगे आपको उन अपना कोटा को यूज करते हुए, ना वो एम्प्लॉयमेंट जॉब में दिखेंगे कहीं भी। ठीक है, 994 कास्ट कैसी हैं जिनके पास 2% में 994 आ गए, कहीं पे एक दो कोई सीट निकल रही होगी बस वहां पर उतना। तो इतना ज्यादा डिफरेंस, इसको बोलते हैं कॉर्नरिंग। इसको क्या बोलते हैं? कि बेनिफिट्स को कॉर्नर कर लेना।
Nearly 40% of OBC caste never benefited from reservation. 40% never benefited. ये 1989 1990 से ये मिला हुआ है रिजर्वेशन का जो फैसिलिटी है, और इसमें से 40% कास्ट जो 2600 में से 40% लगा लो, लगभग आधी के करीब की जो कास्ट है उन्होंने कभी बेनिफिट अवेल ही नहीं किया। द कमीशन ने सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या दी है? सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी इनटू ग्रुप्स, नो बेनिफिट ग्रुप, पार्शियल बेनिफिट ग्रुप, डोमिनेंट बेनिफिट ग्रुप। कि भाई इसको आप क्या करिए, ओबीसी को ओबीसी मत रखिए, इसको ओबीसी को डिवाइड करिए, ठीक है। नो बेनिफिट जिसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, पार्शियल बेनिफिट थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, और डोमिनेंट वो जो 10 कास्ट हैं जो 25% कोटा को कॉर्नर कर रही हैं, वो बेसिकली डोमिनेंट बेनिफिट ग्रुप में आनी चाहिए। जब आप इसको सब कैटेगराइज करोगे तब आपको पता है कि किसी जो नो रिप्रेजेंटेशन है, नो बेनिफिट ग्रुप है, उसको आपको उठाना है, ठीक है। जिसको पार्शियल मिला उसको पार्शियली उठाना है, और जो डोमिनेंट है, जो ऑलरेडी डोमिनेंट है, उसको आपको अलग करना है बेनिफिट से, तभी आप जाके सोशल जस्टिस को ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? इनइक्वालिटी विद इन ओबीसीज, ठीक है। अब इस ओबीसी के केस को समझकर हम एक चीज बड़ी क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो चल रहा है एक पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, ये सिमिलर चल रहा है एससी के अंदर, ये सिमिलर चल रहा है एसटी के अंदर, ठीक है। उसकी भी मैं आपको डेटा बताऊंगा। एसटी में भी पर्टिकुलर एक कास्ट है जिसके पास मोर देन 50%, 40 to 50% सिर्फ एक कास्ट के पास में वो कोटा जो उन्होंने बेनिफिट्स ले रखे हैं, ठीक है। और बाकी का कोई रिप्रेजेंट, बाकी बचे हुए में आती हैं बहुत सारी जीरो रिप्रेजेंटेशन में चल रही है, ठीक है। तो ये है। अब देखो, अब इसकी जरूरत क्या है? अब देखो, सबसे बड़ा जो इशू आता है ना, इसमें समझने वाली बात क्या है कि आप समझो कि यहाँ पर हमारे पास 100 सीट्स थी, ठीक है, ठीक है। और इसमें से ओबीसी में मिली 27, ठीक है, 27 मिली ओबीसी को, ठीक है। अब मैंने आपको अभी डेटा जो बताया तो आपको पता है कि इसमें लगभग 2600 प्लस है, जिसमें से आपको पता है कि केवल 10 डोमिनेंट कास्ट हैं जो 25% ऑफ द बेनिफिट्स ले रही हैं, ठीक है। 983 के पास में तो जीरो रिप्रेजेंटेशन है, वो तो क्लियर है। 40% ने तो आज तक कभी भी बेनिफिट्स को अवेल नहीं किया। तो हो क्या रहा है कि ये जो 27 की 27 है, ये ज्यादातर यही डोमिनेंट कास्ट जो है यही इन सीट्स को फिल कर लेते हैं। तो चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, ठीक है। तो ये वो एम्प्लॉयमेंट कह रहा हूँ, एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन में भी यही सीट्स फिल हो रही हैं, जॉब्स में भी यही सीट्स फिल हो रही हैं, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी जो इशू आता है कि भाई रिजर्वेशन बढ़ा दो, ठीक है, रिजर्वेशन बढ़ा दो, तो ठीक है, मान लिया, ठीक है, रिजर्वेशन बढ़ा दो। आप 100 से ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ 100 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। अब इस बात को समझो कि अगर ये 27 है और ये 10 कास्ट कैटेगरीज डोमिनेंट हैं जो इसके बेनिफिट्स को अवेल कर रही हैं, अगर ये 27 की जगह 37 होता तो क्या ये 37 भी इनको नहीं जाती? जाती। अगर ये 17 होता तो भी इन्हीं को जाती, क्योंकि डोमिनेंट है, डोमिनेंस का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 47 कर दूं, इसको मैं 57 कर दूं, इसको मैं 67 कर दूं, क्या वो जो 983 हैं जिनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाएगा? इसमें नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कास्ट ये 67 भी अवेल करेंगी। इक्का तुक्का एक दो का अंतर आएगा, बस कोई एक दो और इधर उधर से आ जाएगा, ठीक है। बट मेजोरिटी, क्योंकि ये 25% डोमिनेट कर रही है, ठीक है, 40% तो क्लियरली बाहर है। तो अभी भी इनका रिप्रेजेंटेशन कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मैं एससी का कोटा इसको खत्म कर दूं, मैं एसटी का कोटा इसको खत्म कर दूं, मैं ईडब्ल्यूएस को खत्म कर दूं, मैं बचा हुआ रिजर्व्ड जो यूआर है उसको भी खत्म करके सीधे ओबीसी कर दूं 100 सीट्स पे, तो भी तो 100 सीट्स ही भर पाओगे आप। आपके पास कास्ट कितनी है ओबीसी में? 2600 प्लस, जिसमें से केवल 10 डोमिनेटिंग कास्ट हैं, और उसी के पास 25% कोटा है।
तो ज्यादातर जो आप 100 भी कर दोगे तो भी मैक्सिमम बेनिफिट्स केवल यही 10 की जगह 12 हो जाएंगी या 13 कास्ट हो जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम इन्हीं के पास जाएगा, स्टिल जीरो रिप्रेजेंटेड रहेगा ही रहेगा। ये है बेसिक लॉजिक, इसको समझना है। तो अगर अगर मैं क्या करूं, मैं एक ऐसी चीज को डिवाइस करूं, ठीक है, जिसको हमने बोला सब कैटेगराइजेशन, कि ये जो 10 ओबीसी में डोमिनेंट कास्ट है, अगर मैं इनको उठा के बाहर अनरिजर्व में ले आऊं, अगर ये अनरिजर्व में आ जाएंगी तो ये कितना कैप्चर कर रही थी कोटा का? 25%। ये 25% खाली हो जाएगा, ये 25% इमीडिएटली खाली हो जाएगा, और ये भरा जाएगा बाकी की अदर कास्ट कैटेगरी से, ठीक है। और जिनके पास में नो रिप्रेजेंटेशन है या पार्शियल रिप्रेजेंटेशन है, ये तो डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट मैंने खत्म कर दी, डोमिनेंट खत्म कर दी तो इनका कोटा खाली हो गया तुरंत। जैसे ही इनका 25% खाली होगा, वो या तो पार्शियल वाले भरेंगे, और कुछ ज्यादा जिनके पास में बिल्कुल जीरो रिप्रेजेंटेशन है वो भरेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये इनका रिप्रेजेंटेशन ठीक ठीक होने लग जाएगा क्रीम लेयर का, तो बाद में इसमें से भी उठा के इनको अनरिजर्व किया जाएगा, ताकि इनका जो बिल्कुल ही जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा उनका मैक्सिमम हो सके और बाकी सारे लोग मेन स्ट्रीम में आए, ठीक है। यही तो लॉजिक था कि जितने बैकवर्ड हैं, जितने भी मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, ठीक है। बट जब तक आप इसको कंट्रोल करके रखोगे, तब तक वो जो मार्जिनलाइज्ड है वो मार्जिनलाइज्ड ही बने रहेंगे। तो इट इज जो इशू है ना, वो SC ST OBC EWS जनरल, इसका इशू है ही नहीं। इस बात को बहुत क्लियरली समझो, इसका इशू है ही नहीं। शॉर्टेज ऑफ सीट्स पॉपुलेशन का इशू है, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का इशू है, ठीक है। आप कहीं पर भी, मैंने बोला ना 1.3 लाख हैं केवल, इतनी ही सीट्स हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट जो भी है। आप उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन, मैं कह रहा हूँ एक एक कास्ट को भी पकड़ के रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करो तो भी नहीं दे पाओगे, इतनी सीट्स आपके पास नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इसी को बोला जाता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो 10 डोमिनेंट है, क्रीम है, बेसिकली दे आर रिच पीपल, दे आर वेल ऑफ पीपल, ठीक है। आप उनको वहां से निकालें, उनको जो बेनिफिट कोटा का मिला नहीं, इफ दे वांट टू फाइट दे कैन फाइट इन ओपन कैटेगरी, अनरिजर्व में दे कैन फाइट ऑन द मेरिट, ठीक है। अगर मेरिट पे अगर वो फाइट करके, इफ दे आर सिक्योरिंग एनी सीट, देन इट इज ओके, क्योंकि दे आर वेल ऑफ। तो आप उनको, और जिनको एक्चुअली इसकी नीड है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनको पता ही नहीं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास में पैसा नहीं है, उनको आप मेन स्ट्रीम में लेके आइए, उनके लिए आप ये करिए। तो एक क्रीमी लेयर बनाई जाए जिसमें से ये जो 10 जो कैटेगरी है, इनको इस ओबीसी के जो कैटेगरी है इससे बाहर लाया जाए, ताकि बाकी की जो कास्ट कैटेगरीज हैं इनको क्या मिल पाए, इसका बेनिफिट मिल पाए, और इसी तरीके से इनको बाहर लाया जाए, मेन स्ट्रीम किया जाए, सभी को मेन स्ट्रीम करना है, यही तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो ये सारी ओबीसी कास्ट, ये सारी ओबीसी, ये भी यादव भी ओबीसी, कुर्मी ओबीसी, जाट, गुजर, कोयरी, कुनबी, मराठा, स्टेट ओबीसी में, ठीक है। और ये भी ओबीसी हैं सारे, पढ़ो, निषाद, राजभर, मल्ला, कमार, कुमार, तेली, लोहार, धोबी, ये भी ओबीसी हैं। अब मुझे आप बताओ कि क्या ये वाला ओबीसी और ये वाला ओबीसी, क्या ये बराबर हैं? नहीं, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये क्या है? डोमिनेंट। ये क्या है? डोमिनेंट। इनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में है, इनका रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में, इनका रिप्रेजेंटेशन हर जगह पर है, और इनके पास लैंड है, इनके पास मनी है, इनके पास पॉलिटिकल पावर है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और वहीं पर सेम कैटेगरी के अंदर ये कास्ट हैं, इनके पास ये सारी चीजें कम है, लेसर रिसोर्सेज, लेसर रिसोर्सेज, लेसर रिप्रेजेंटेशन। तो क्रीमी लेयर क्या बोलती है? क्रीमी लेयर बोलती है कि ये जो क्रीमी कास्ट है, अब ये सारी आ तो ओबीसी में नहीं है, तो अब इनको इस कैटेगरी से बाहर लेके आइए, इस कैटेगरी से बाहर लेके आइए, ताकि ये जो बेनिफिट्स इनके पास जा रहे हैं ये इन लोगों को मिल सके, ताकि इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, बिकॉज दे आर द नीडी, ठीक है, दे आर द नीडी।
अगर गवर्नमेंट के पास में 140 करोड़ जॉब्स होती, 140 करोड़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सीट्स होती, तो सबको मिल जाती। तब तो जाके समझ में आता कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? तब तो समझ में आता कि सबका रिप्रेजेंटेशन है। बट ऐसा कभी होगा नहीं। आप किसी को भी रिजर्वेशन दोगे, उसमें से 1-2 कास्ट कै उस कैटेगरी की 1-2 कास्ट होंगी, वो डोमिनेट करेंगी, बाकी सारी वही ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन में रह जाएँगी, ठीक है? तो इसको एक एक फिक्स तरीके से जो हमने देखा होगा ना कि फिक्स कर दिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चेंजिंग होना चाहिए। ये हर साल 2 साल, साढ़े 2 साल में रिवाइज़ होना चाहिए, चेंज होनी कंडीशन देखनी चाहिए, कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कितना अपलिफ्टमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज़ किस-किस के पास में कितनी है और उस तरीके से उसको रिवाइज़ करिए, लिस्ट को रिवाइज़ करिए। जो बिल्कुल ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन वाले हैं, उनको आप कैटेगरीज़ के जो बेनिफिट्स हैं वो दीजिए ताकि उसमें से भी कुछ-कुछ लोग सब तो फिर भी नहीं आ सकते। ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन में भी सबको नहीं मिल सकता, लेकिन जितना मैक्सिमम दे सकें, गवर्नमेंट एक तरीके से अपने एक लिमिटेड अ, तरीके से ही हेल्प कर सकती है, ठीक है? सभी की, वो किसी भी पर्टिकुलर नहीं है, ओपन कैटेगरी हो, रिजर्व कैटेगरी हो, किसी की भी। गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन होती है, वो उससे ज़्यादा किसी की भी हेल्प नहीं कर सकती, बट हाँ, जिसको हम बोलते हैं ना सोशल जस्टिस, जस्टिस ये है कि वो उनको जिनको ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है, उनको लेके आते रहे, ठीक है? तो उसके लिए हमको ये जो रिजर्व कैटेगरीज़ हैं, इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब ये जो डोमिनेंट कास्ट है, इनके पास में लैंड है, रिसोर्सेज़ हैं, पॉलिटिकल पावर, रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ है। व्हाई कांट दे फाइट इन ओपन कैटेगरी? बताओ। रिजर्वेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इनके पास ये पर्टिकुलर कास्ट के पास ये सारी चीजें नहीं है, पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, नौकरी की सुविधा, नौकरी के लिए वो कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है? घर नहीं है, खाना नहीं है, जमीन नहीं है, ये सारी रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, वही तो सारी चीजें थी ना। इस वजह से दिया था कि ये ओपन कैटेगरी में फाइट कर पाए, उनके लिए इनको बेनिफिट दिया, उनको थोड़ा सा सहूलियत देने की कोशिश की, ठीक है? बट इफ दे हैव एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड, देन हु इज स्टॉपिंग देम टू फाइट इन ओपन कैटेगरी? ओपन कैटेगरी में फाइट करेंगे, वो ओपन है सबके लिए, उसमें आपको सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है? और जो आपने कोटा ले रखा है वो उनको मिलना चाहिए जिनका जीरो प्रेजेंटेशन, ठीक है? और धीरे धीरे जब हम इसको लाएंगे, धीरे धीरे सबको मेन स्ट्रीम करना है, यही तो ऑब्जेक्टिव है कि मेन स्ट्रीम करना सबको। अब ये इतना गंदे तरीके से यूज हो रहा है ना पॉलिटिकल टूल के तरीके से कि, और प्रॉब्लम ये है कि द कास्ट इन द कम्युनिटीज across all the categories, they don't even understand this thing that nobody, आपकी एक पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी है, सपोज आपकी एससी कैटेगरी है, सपोज आपकी ओबीसी कैटेगरी है, उसमें जो डोमिनेंट कास्ट हैं उनके पास में मैक्सिमम रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं। अगर आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगी, जब वो ओपन कैटेगरी में जाएंगी, तब वो बेनिफिट आपके पास पर आपको मिल पाएगा। आपका परसेंटेज ऑफ कैटेगरी का जो 27 है उसको मैं 67 77 कर दूं, उससे भी नहीं मिलेगा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? क्योंकि वो कैप्चर्ड है, जिसको बोलते हैं एलीट कैप्चर, ठीक है? तो ये है इसका बेसिक समझने वाली बात। और ठीक है, इसको बोलते हैं एलीट कैप्चर ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है? क्रीमी लेयर बेनिफिट्स जा रहे हैं, क्रीमी लेयर विद इन रिजर्व कैटेगरीज, ठीक है? या तो पॉलिटिकली पावरफुल कास्ट हैं, ठीक है, अर्बनाइज्ड हैं, ओबीसी ग्रुप्स, फैमिलीज विद गवर्नमेंट जॉब हिस्ट्री जिनके पास रही है, लैंड ओनिंग कम्युनिटीज हैं, यही सारी है ना, यही क्रीमी लेयर बनाती है, ठीक है? और इसमें से बच कौन जाता है? जो स्मॉल ओबीसी कास्ट हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, इनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते बिकॉज ऑफ दीज कास्ट एंड कैटेगरी, जिसको बोलते हैं एलीट कैप्चर ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है? अब क्रीमी लेयर का समझ लेते हैं, कब आया था ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट? आया था इंदिरा साहनी केस 1992 के अंदर, ठीक है? ओबीसी रिजर्वेशन मस्ट एक्सक्लूड सोशली एडवांटेज सेक्शंस, जो सोशली एडवांटेज पे हैं, मतलब इनको एडवांटेज मिला हुआ है, उसको हमें इस कैटेगरी से, ओबीसी से अलग करना होगा। इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर, और इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखा गया कि जो अर्निंग है, जो इनकम है, उसको इनकम को एज अ क्राइटेरिया, या जो लैंड है, किसके पास कितना घर है, ठीक है? बहुत मिसयूज हो रहा है काफी, यूपीएससी में आपने देखा होगा, फेक सर्टिफिकेट्स लगा लगा के लोगों ने बहुत सारी चीजें करी हुई हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या आया? नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आया, मतलब ओबीसी जो डोमिनेंट है वो क्रीमी लेयर, और जो जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है वो क्या है? नॉन क्रीमी लेयर, और इनको मिलना चाहिए बेनिफिट्स,
कब आया था ये? 1992 में, इंदिरा साहनी केस में। ठीक है, अभी जो इनकम लिमिट है वो 8 लाख के करीब लगा रखी है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर को अलग करो ओबीसी रिजर्वेशन में से, और 50% पर रिजर्वेशन को कैप किया गया था कि इट कैन नॉट गो मोर देन 50%। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। अब देखो, एक और चीज आपको यहाँ पर समझने वाली बात है कि मैंने बोला 100 सीट्स हैं। ठीक है, 27 सपोज ओबीसी में हमने रिजर्व की हुई है। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम जो हमको समझ में आया कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ये 10 डोमिनेंट कास्ट हैं, इनके पास है, अगर मैं इसको बढ़ाता भी हूँ, 37 करता हूँ, 47 करता हूँ, 97 करता हूँ, तो भी तो ये डोमिनेंट कास्ट के पास ही ये सीट्स रिजर्व रहेंगी। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, इससे प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात, जो आपका रिप्रेजेंटेशन का इशू है कि सबका रिप्रेजेंटेशन, वो तो हो ही नहीं रहा। दूसरी चीज, इससे मेरिट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, मोनोपोलाइज हो जाएगा। ठीक है, मोनोपोलाइज कैसे होगा मैं बताता हूँ। सपोज 10 कास्ट कैटेगरीज के पास में मैक्सिमम वो है, ठीक है, सीट्स। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर किसी के कोई सपोज कोई एग्जाम है कि जिसका जिसका कट ऑफ गया सपोज 75, ठीक है, 75 आउट ऑफ 100। ठीक है, 75 आउट ऑफ 100 गया किसका? ओपन कैटेगरी जनरल का। ठीक है, अगर ओबीसी की बात करूं, सपोज 65 आउट ऑफ 100 गया। ठीक है, तो 45 आउट ऑफ 100 गया किसका? एससी का। ठीक है, अब आप ये देखो, इस सबसे पहली बात तो मेरिट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, 50% कैप किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हुआ है ना, उसी में। अब आपको समझना है कि प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं वो उससे होगी नहीं। अगर मैं इसको बढ़ा के 100 भी कर दूं, वो कोई नहीं है, ना कोई एससी, ना कोई एसटी, ना कोई ओबीसी। ठीक है, कोई नहीं, वो ना कोई जनरल, कोई नहीं है, सिर्फ ओबीसी को 100 सीट्स दे दी। ठीक है, सपोज तो जो आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे थे, तो ओबीसी का कितना था? ये तो जनरल का था। ओबीसी का कट ऑफ कितना था? 65। अब ये 65 पे मैक्स आउट कर जाएगा ना, यही मैक्सिमम मेरिट हो जाएगी। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि इतने ही नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ कॉम्पीट करने के लिए कोई नहीं है, तो मेरिट हार्म होगी। और फिर क्या होगा? जब ये चीज एस्टेब्लिश हो जाएगी कि वट एवर आई विल बी स्कोरिंग, आई विल बी द टॉपर, क्योंकि मुझे पता है कि यही जाएगा मेरिट, तो जो मैं स्कोर करूंगा वही टॉपर। तो मैं 100 में से 10 भी करूंगा धीरे धीरे, तो होगा क्या कि जो 65 आउट ऑफ कॉम्पिटिशन जा रहा है, ये धीरे 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 कम भी हो सकता है। और ये हमेशा इस तरीके से रहेगा, तो हमेशा मेरिट कॉम्प्रोमाइज होगी, मोनोपोलाइज ऑफ मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, मोनोपोलाइजेशन भी होगा इसमें कि अगर मैं इसको ना हटाऊं, मैं चलो ओबीसी को हटा दूं, मैं एससी को 100 सीट्स कर देता हूँ। ठीक है, एससी की 100% सीट्स कर देता हूँ। एससी का कट ऑफ कितना जा रहा है? 45। 45 पे मैक्स आउट कर जाएगा। और जब आपको पता कंपटीशन ही नहीं है, तो ये 45 तक टिकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रिप्रेजेंटेशन एससी के अंदर जितनी कास्ट है उनको नहीं मिलेगा। एससी के अंदर जो ओबीसी की कंडीशन है वही है, यहाँ भी 5 to 10 कास्ट है जो जिनके पास में मैक्सिमम एससी का बेनिफिट्स है। और एसटी में तो केवल एक कास्ट है जिसके पास सिंगल कास्ट जिसके पास में 40% बेनिफिट्स है। इसीलिए तो एसटी का, तो ये जो कास्ट डिसाइड करेगी, ये जितने मार्क्स स्कोर करेगी वही मेरिट बन जाती है। तो जिस दिन ये कास्ट नहीं स्कोर करेगी उस दिन वो मेरिट कम रहेगी। तो पूरी की पूरी सिस्टम का फेलियर है एक तरीके से, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा भाई। मेरिट का तो कोई रूल नहीं रहेगा ना, और रिप्रेजेंटेशन भी नहीं रहेगा। ये समझो, ये जो 40% पे डोमिनेट कर रही है एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, इस कैटेगरी में बहुत सारी ट्राइब्स और हैं, बहुत सारी कास्ट और आती हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। अगर इनको 7.5% रिजर्वेशन में, जिसमें से मैक्सिमम बेनिफिट्स एक कास्ट ने ले ली हो, और 7.5 की जगह मैं 15 कर दूंगा, तो परसेंटेज तो वही रहेगा 40%, फिर भी वो लगभग उतना ही वो कैप्चर कर लेंगे। और रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं है उनका नहीं रहेगा। ये इस पूरे डिस्कशन का वो है एक तरीके से समरी, इसको समझना है। ठीक है, तो मेरिट भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलेगा, मोनोपोलाइजेशन होगा, और पूरा का पूरा जो कल्चर है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कल्चर खराब हो जाएगा, आपका हर जगह पे वीकन हो जाओगे आप, चाहे एजुकेशनल में। अब आपने देखा होगा रिसेंट जो आपका
इशू चल रहा है कि -440 मार्क्स पे नीट पीजी में डॉक्टर हो गए, ठीक है, तो ये इशू रहेगा ही। क्यों? क्योंकि आपने कंपटीशन ही नहीं रखा। तो आप जितना स्कोर करोगे वो मैक्सिमम हो गया। किसी ने 0 किया वो मैक्सिमम हो गया, वो टॉपर हो गया। किसी ने -40 किया वो भी एलिजिबल हो गया मेरिट में, ठीक है। 5 नंबर किया वो मैक्स है, 800 में से 9 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। यही अगर ओपन होता तो ये नहीं होते। जब मेरिट होती तो ये नहीं होता ना, तो खराब सिलेक्शन नहीं होता आपका। अगर किसी ओपन कैटेगरी के 800 में से 300 नंबर होते, 400 नंबर होता, तो वो ज्यादा केपेबल है और ज्यादा वो डिजर्विंग है, बजाय इसके कि जिसको 8 और 4 और 9 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ना मैक्स आउट कर जाएगा। यही इशू अभी नीट पीजी में देखने को मिला है आपको। इसको बोलते हैं मोनोपोली हो गई ना, कि जब कम्पीट ही नहीं करना तो हम जो स्कोर करेंगे वही है। अब -40 के -200 कर, 800 में से -800 कर, कुछ भी, ठीक है। तो वही हो जाएगा। ये सबसे बड़ा जो इसका मेजरली इशू है, ठीक है। 2008 में जर्नैल सिंह केस और आया था क्रीमी लेयर प्रिंसिपल पे एप्लीकेबल टू एससी एसटी। अब ठीक है, ओबीसी के कॉन्सेप्ट में समझाया, तो वही चीज इन्होंने क्रीमी लेयर प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू एससी एसटी इन प्रमोशंस, ठीक है। तो इस केस में भी ये बात की गई थी कि केवल ओबीसी, ओबीसी का तो अलग ही है, जो रोहिणी कमीशन का है उसका। 2018 का जो केस है उसमें भी नीड फॉर डेटा ऑन बैकवर्डनेस एंड रिप्रेजेंटेशन, हमें डेटा चाहिए कि किसका कितना रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और कितना कोई बैकवर्ड है। बहुत सारे इनमें एससी एसटी ओबीसी में कैटेगरीज हैं जो बैकवर्ड कहीं से नहीं है। दे आर वे वे फॉरवर्ड, बट दे आर स्टिल ग्रैबिंग ऑल द बेनिफिट्स, राइट। ठीक है, डेटा ड्रिवन रिजर्वेशन होना चाहिए, डेटा के बेस पे होना चाहिए। किसको नहीं मिला उसको दो, जिसको मिल गया उसको नॉर्मल ओपन फाइट करने दो। सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। बताया था कि नो रिप्रेजेंटेशन, पार्शियल रिप्रेजेंटेशन एंड डोमिनेंट, एक्सक्लूजन ऑफ एडवांटेज, एडवांटेज उनको एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। अब वो ये कि रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर अनइवन। सबसे पहला भाई, 75 ईयर्स से आप एक पॉलिसी को रन कर रहे हो और जिसका जो ऑब्जेक्टिव था इनिशियली वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा फेलियर है। सबसे बड़ा फेलियर है कि जो ऑब्जेक्टिव है कि रिप्रेजेंटेशन पहुंचे, वो अगर आज भी 983 के पास जीरो रिप्रेजेंटेशन है, 0% रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी कास्ट के पास, तो ये फेलियर है सबसे बड़ा, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट मोनोपोलाइज कोटास, समझ गए अभी मैंने आपको मोनोपोलाइज समझाया। रोहिणी कमीशन कंक्लूडेड ए स्मॉल नंबर ऑफ कास्ट ग्रुप्स डोमिनेट ओबीसी बेनिफिट्स, ये रोहिणी कमीशन का भी बताया। डिवाइड ओबीसी इनटू सब ग्रुप्स, जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। सबसे ज्यादा की इश्यूज क्या है, कोई भी आंसर आप लिखोगे, चैलेंजेस लिखोगे, इश्यूज लिखोगे, ठीक है, और वे फॉरवर्ड लिखोगे, ये आप लिखोगे और कंक्लूड करोगे। इश्यूज क्या है? सबसे पहले कि रिजर्व कैटेगरी में क्या है, इनक्वालिटी है। अभी हम रिजर्व कैटेगरी के बाहर नहीं आए हैं कि भाई एस सी एस टी ओबीसी, नहीं, अभी एक ही रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही इतनी इनक्वालिटी है कि पहले आपको उसको वहां पे करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस नहीं होगा तो आपको डेटा नहीं पता चलेगा, डेटा नहीं पता चलेगा तो जो कोर्ट ने बोला कि भाई डेटा ड्रिवन रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल यूज, ये तो सभी को पता, पॉलिटिकल यूज ऑफ रिजर्वेशन कितना गंदे तरीके से। सब कैटेगराइजेशन, वो भी मैंने बता दिया कि 3 कैटेगरी बना दो ओबीसी के अंदर। इंटर जनरेशनल बेनिफिट कैप्चर, एक ही जनरेशन में माँ बाप के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, एक ही कार्ड। अब इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि राजस्थान की एक फैमिली है, ठीक है, राजस्थान की एक फैमिली, केवल सिंगल फैमिली, ठीक है, जिनके पास में एसटी का कोटा है, ठीक है, और इनके पूरे घर में जितने भी रिलेटिव्स, जितने भी सारे लोग हैं एक ही फैमिली में, वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स में हायर पोजीशंस में, आईपीएस आईएएस, इस तरीके से एक ही फैमिली ने कैप्चर कर लिया। तो आप दूसरी कैटेगरी से लड़ क्यों रहे हो? किसी को भी दूसरी कैटेगरी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप एक फैमिली से लड़ लो पहले, क्योंकि उसने पूरा कॉर्नर कर लिया बेनिफिट आपका। और ये फेलियर है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो। वो इस चीज को भी रोकने का एक प्रोसीजर बनाना चाहिए था, जब आप इतनी बड़ी पॉलिसी को रन कर रहे हो और उसको देख भी नहीं रहे हो। क्योंकि इसको आप पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हो, तो उसका नुकसान हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है,